गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। तो आज हम आपको बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास 10 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस, उसके बाद का ये चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए हम लोग इस पर बेसिकली क्या क्या हम लोग को पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो इसमें है आपका दो पार्ट में हम लोग को पढ़ना है, एक आपका एनिमल का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एक है आपका प्लांट का। दो पार्ट में बटा हुआ है चैप्टर। तो चलिए आज हम लोग इस पर लाइट डालते हैं, प्रकाश डालते हैं कि इस दोनों का मीनिंग क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टार्ट होती है कोऑर्डिनेशन से। हम लोग लेते हैं एक्चुअली टर्म कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन का मतलब देखिए एक्चुअली में है कि वर्क टुगेदर, कोऑर्डिनेट करके चलना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, आप ध्यान रखो, वर्क टुगेदर। ताकि हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं और ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद कंप्लीट बॉडी बनती है। तो जो लाइफ प्रोसेस चल रहा है, जितने भी आप पढ़े हो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, आइदर वो एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, ब्रीदिंग है। तो यहाँ पे क्या है, कोई इंडिविजुअल ऑर्गन की वजह से थोड़ी ना हो रहा, ठीक है। सारे का क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, तब जाके एक कंट्रोल वे में सब चलता है। सारे का कोऑर्डिनेशन चाहिए। सारे अगर एक साथ वर्क करते हैं अपने अपने नॉर्मल रेट से, तो क्या हुआ, एक तरह से क्या हुआ, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना सारे ऑर्गन के बीच में। और उसके कारण क्या हुआ कि आपका जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी है तरीके से कंट्रोल मैनर में परफॉर्म हो रहा है। क्लियर? इसी का मतलब है कोऑर्डिनेशन, मतलब वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना। जैसे कह सकते हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके बात करें, जैसे मान लें हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई जिम करता हो, तो क्या होती है इसमें, अगर एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लगती है उस समय। तो क्या होता है कि एनर्जी जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो उस दौरान हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ा तो रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है। रिस्पायरेशन रेट बढ़ने से आपका उसके साथ साथ सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा। तो देखिए कि अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो एक साथ सारा ऑर्गन, एक साथ सारा चीज़ क्या होता है कि आपका प्रोसेस में आ जाता है, वर्क करने लगता है, ठीक है, वर्क टुगेदर, कोऑर्डिनेटेड वे। और फिर क्या होता है, अगर हम एक्सरसाइज बंद करते हैं तो धीरे 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 क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट करके चलना। तो सारे ऑर्गन के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो अच्छा कोऑर्डिनेशन जब रहेगा, ठीक है, तो सारा चीज़ क्या होगा, कंट्रोल वे में चलेगा। आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्लियर? जैसे मान ले आपका हार्ट का काम क्या है, हार्ट पंप करता है, बीट करता है, 72 बीट पर मिनट है, ये नॉर्मल रेट है। लंग्स है का काम है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 NO2। उसके बाद आपका एक्सक्रीशन है, मतलब कि कह सकते हैं आपका जो किडनी है वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना, बहुत सारी चीज़ को डाइजेस्ट करना। तो ये सब चीज़ है। तो ये सब क्या है ना, एक कंट्रोल, एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है। और जब कोऑर्डिनेटेड वे में सारा ऑर्गन चल रहा है, एक साथ मिल के चल रहा है, ऑब्वियसली क्या होगा, जो लाइफ प्रोसेस जो चलेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलेगी, बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी बॉडी में, तो वो भी एक कंट्रोल मैनर में होगा। ये चीज़ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, जैसे मान लो कोई स्कूल ही चलता है, तो क्या स्कूल सिर्फ टीचर की वजह से चल जाती है, या सिर्फ स्टूडेंट रख दे टीचर चल जाए, स्कूल चल जाए? ऐसा नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर मैनर में आपका होना चाहिए, सब प्रिंसिपल होनी चाहिए, डायरेक्टर होने चाहिए, आपका स्टूडेंट होना चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ होनी चाहिए।
तो सब आपस में कोऑर्डिनेट करके एक टीम वर्क करते हैं, तब जाके एक मतलब कि वेल मैनर में वो क्या चलता है, स्कूल चला करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे होता है। सभी का सहयोग चाहिए, सभी ऑर्गन का मदद चाहिए पूरे लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। तो आई थिंक आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझ में आ चुकी होगी ये चीज़। अब बात आती है कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब कंट्रोलिंग पावर जो होता है एक्चुअली में क्या है कि हमारे बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम किसके हाथ में होता है, ब्रेन के हाथ में होता है, ब्रेन के हाथ में होता है। तो यहाँ भी हम लोग कुछ ऐसा ही बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में मेनली फोकस क्या होता है कि ब्रेन पे फोकस किया जाएगा, स्पाइनल कोड पे फोकस किए जाएंगे, ब्रेन पे, स्पाइनल कोड पे, समझ रहे हैं। उसके बाद आपका केमिकल सिस्टम पे किया जाएगा, जैसे कि हार्मोन पे किया जाएगा। तो ये सब चीज़ मेन चीज़ है। तो इसीलिए हमको इसको दो पार्ट में पढ़ना होता है। अगर एनिमल की बात करें हम, तो वहाँ पे क्या है, जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं, तो वहाँ पे दो चीज़ इम्पॉर्टेंट आता है रोल में। अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ से चलता है। एक होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है, और प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये चीज़ कनेक्टिवली मिला के हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके क्या बनाता है, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन ये बात याद रखें कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों किस में होता है, एनिमल के केस में होता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के केस में होते हैं, ये दोनों मिल के चलता है। लेकिन मैं प्लांट की बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ये होता है, मतलब कि हार्मोनल सिस्टम होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें एनिमल में, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होगा, साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन, दोनों मिल के काम करेंगे, तब जाके हमारा ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। इसी चीज़ मतलब कि इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम, मतलब कि नर्व सेल का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, मतलब कि कह सकते हैं न्यूरॉन का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। न्यूरॉन मतलब कि छाया हुआ है चैप्टर में क्या, न्यूरॉन, मतलब नर्व सेल की मैं बातें करता हूँ, नर्व सेल। तो एक्चुअली में ये स्टार्ट ही होती है चैप्टर न्यूरॉन से, ठीक है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, न्यूरॉन का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो नर्वस सिस्टम भी, अगर मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखूँ तो ध्यान देंगे आप कि मैं न्यूरॉन का थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बनाता हूँ। तो क्या है बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ होता है, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम भी आपका क्या है, पहले न्यूरॉन देख लीजिए। इसलिए कि नर्वस सिस्टम अगर होगा तो नर्वस सिस्टम किसी कलेक्शन से बनेगा, न्यूरॉन के कलेक्शन से तैयार होगा, ऑर्गन के कलेक्शन से देखते हैं ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे नर्व सेल की काफ़ी यूज होगी। नर्व सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तो मैं एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर से यहाँ पे ले रहा हूँ, आप ध्यान दें, इस तरह से मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, और इसके सारे का तो क्या करूँगा, मैं नॉमेनक्लेट करूँगा कि कौन क्या है। इस तरह से मैं एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, ये चीज़, इस तरह से मैं यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया, ध्यान दें, इस तरह से मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया, ये ध्यान देंगे। मान लीजिए आपका न्यूरॉन, तो न्यूरॉन है, तो क्या क्या मेजर पार्ट है न्यूरॉन का, 3 मेजर पार्ट है, इसके अंदर ही बहुत सारे पार्ट हैं। तो मेजर पार्ट इसके क्या होते हैं, सेल बॉडी होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, ध्यान देंगे इस पार्ट पे, यहाँ पे ये चीज़ है, और यहाँ पे ये बात करें यहाँ से, इसको बोलते हैं, देखिए ध्यान देंगे। अब बात करेंगे हम ये चीज़ का, ये जो रन कर रहा है अंदर में, इसको क्या बोलते हैं, देखिए 3 पार्ट है बचा, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। इसको बोलते हैं सेल बॉडी, क्या बोलते हैं, सेल बॉडी या फिर साइटोन, क्या बोलते हैं, सेल बॉडी या फिर साइटोन बोला जाता है।
तो ये चीज़ आपका ज़्यादा आने वाला है, मतलब कि इस सेल का इस चैप्टर में काफ़ी यूज है। ये सेल कैसा सेल होता है? लॉन्गेस्ट सेल होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल जिसको बोलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और क्या इसमें किया गया है एक्सोन में, ठीक है, एक्सोन। और फाइनली आपको इसको बोल सकते हैं एक्सोन का एंडिंग, एक्सोनल एंड। क्या बोलेंगे इसको? जो एक्सोन का एंडिंग होगा, ये एक्सोनल क्या है आपका एंडिंग कह सकते हैं, एक्सोनल एंडिंग। ये चीज़, ये क्या है आपका एक्सोनल एंड है, ध्यान देंगे। तो ये हो गया आपका पूरा ओवरऑल न्यूरॉन। ये हो गया आपका सेल बॉडी, साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सोन, एक्सोनल एंड। और इसको बोलते हैं आप आगे में, इसको जब हम विस्तार में देखेंगे इसको सिनेप्टिक नॉब बोला जाता है। इसके अंदर ही बहुत सारे चीज़ आपको मिलेंगे, बहुत सारे चीज़ मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे चीज़ मिलेंगे जिसका नाम है माइलिन सीट, इस टाइप से मिलेंगे स्ट्रक्चर। तो इसको बोला जाता है माइलिन सीट, देखिए इसको इस तरह से बोलते हैं। इसके अंदर भी एक सेल रहता है, इसको नाम दिया गया है स्वान सेल, स्वान सेल के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान देंगे। और इसके बीच जो माइलिन सीट के बीच में जो गैप दिख रहा है उसको नोड्स ऑफ रेनिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनिवर। लेकिन आप अभी इस पर ध्यान नहीं देना, हम ऐसे मार्क कर दे रहे हैं। यहाँ पे सिनेप्टिक लॉब है, एक्सोनल एंडिंग है जिसको बोलते हैं, इसको एक्सोन का जो एंडिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं एक्सोनल एंडिंग। एंड इसके ऊपर जो लॉब दिख रहा है नॉब टाइप का, ठीक है, इसी को बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब बोला जाता है इसको, ध्यान देंगे ये चीज़। तो एक्चुअली ये क्या है, मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है। आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है फिलहाल, ये तो जब अंदर की बातें हैं कि नोड्स ऑफ रेनिवर क्या होता है, माइलिन सीट क्या होता है, सिनेप्टिक लॉब जो लिखा हुआ इसी में क्या होते हैं ना, एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है ना कि एक केमिकल्स है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरह से आपका इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, ठीक है, मैसेज कैसे ट्रांसमिट होता है। तो लेकिन बेसिकली अगर कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज़ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल है, विच इज लॉन्गेस्ट सेल। और ऐसा सेल है कि ये डिवाइड होने वाला सेल नहीं है, ऐसा सेल है ये कि ये डिवीज़न नहीं करता है सेल, ठीक है। सेल ये सेंट्रॉइड इसमें एब्सेंट होते हैं, इस कारण ये सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसलिए अगर कोई न्यूरॉन नर्व सेल डैमेज हो जाता है तो क्या होता है कि ठीक होना थोड़ा मतलब डिफ़िकल्टीज हो जाती है। अगर नर्व सेल डैमेज होता है तो जल्दी ये रिपेयर नहीं होता है। कारण क्या है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रॉइड। तो ये ओवरऑल आपको अगर पूछा जाए न्यूरॉन्स क्या है, नर्व सेल है। नर्व सेल मतलब नर्वस सिस्टम चलाने वाला सेल है। उसके बाद इसके 3 पार्ट्स होते हैं, बेसिकली 4 पार्ट बोल सकते हैं। सेल बॉडी, साइटोन जिसको बोलते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, उसके बाद एक्सोन होते हैं, एक्सोनल एंड होते हैं, उसके बाद फाइनली सिनेप्टिक नॉब होते हैं। और इसके अलावा भी कुछ हम लिख दिए, माइलिन सीट है, स्वान सेल है, उसके बाद नोड्स ऑफ रेनिवर है, इस दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं, दोनों के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं माइलिन सीट के बीच में जो गैप है नोड्स ऑफ रेनिवर कहलाता है। उसके बाद इसके माइलिन सीट के अंदर एक सेल होता है, उसको बोला जाता है स्वान सेल। सारे के फंक्शन है। तो ये ओवरऑल क्या है ना, नर्वस सिस्टम है ये। यही क्या करता है, इसी के कलेक्शन से क्या बनता है, नर्वस सिस्टम तैयार होता है। मतलब न्यूरॉन के कलेक्शन से क्या होता है, नर्वस सिस्टम तैयार होता है। ऐसा नहीं कि बॉडी में एक न्यूरॉन है, इससे फिर अटैच होगा। जैसे मान लीजिए एक न्यूरॉन ये है, अब इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तो मैसेज जाना है। देखिए कोई भी चीज़ है, हम लोग के पास जो फीलिंग आती है, हम लोग के पास कोई इमोशन का फीलिंग है, लव का फीलिंग है, आपको प्यास लगती है, भूख लगती है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ये सब क्या है, बस नर्वस सिस्टम, ब्रेन का खेल। हमको क्या आता है, प्यास लगती है तो क्या है, या फिर भूख लगती है, या किसी के प्रति कोई इमोशन है, या लव है, अफेक्शन, जो भी है, अफेक्शन है, वांट है। तो ये सब सारा खेल कौन खेल रहा है, नर्वस सिस्टम खेल रहा है, मतलब ब्रेन खेल रहा है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को बेसिकली क्या किया गया, 2 पार्ट में पहले डिवाइड किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कभी 2 टाइप्स है, सोमैटिक और ऑटोनोमस, ठीक है। सोमैटिक और ऑटोनोमस, ऑटोनोमस में भी 2 पार्ट आ जाता है,
सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक, ये चीज़ हम दिखाएंगे आपको, फ्लो चार्ट बना के आपको देंगे बोर्ड पे ही, आप उसको करवाएंगे। तो ये देखिए एक्चुअली पूरे चैप्टर्स में यही पढ़ना है, नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम का डिवीजन, मतलब कि ओवरऑल जो हम बात करें कि क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या है नर्वस सिस्टम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में कम से कम एक बार बैठ जाना चाहिए फ्लो चार्ट, कि नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटते हैं। कौन सा? एक CNS बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS के अंतर्गत आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आगे में बात करेंगे, ब्रेन से भी नर्व निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व निकलता है। ब्रेन से जो नर्व निकलता है क्रैनियल नर्व कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व अराइज होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका स्पाइनल नर्व्स। ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके भी पार्ट में, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया पेरिफेरल। एक होता है सोमैटिक और एक होता है ऑटोनोमस में क्या है? दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और ये पैरासिम्पैथेटिक, इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी, वो हम बात करेंगे यहाँ पे। उसके विषय में जब हम इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ने पड़ेंगे, मतलब कि ओवरऑल आपको बता दिए ये चीज़ पढ़ना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर बात करते हैं, हम एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट लेंगे हम लोग यहाँ से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या होगा, ये जब टॉपिक कवर हो जाएगा आपका, तब प्लांट के बारे में से इसके बाद फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। हार्मोन, केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब है हार्मोन कहाँ से आता है हम लोग को? एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड का कुछ एग्जांपल आपके पास पहले पढ़ के रखे हो, या अगर नहीं है कुछ याद करते हैं हम लोग, हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, समझ रहे? ये सब ग्लैंड है, सब क्या करता है? केमिकल को सेक्रेट करता है। टेस्टिस, ओवेरीज, ये सब क्या ग्लैंड है। तो ये सब सारे क्या करता है? केमिकल का सेक्रेशन करते हैं। और केमिकल का सेक्रेशन बहुत ज़रूरी है, कह सकते हैं कि उसका जो ये नर्वस सिस्टम का जो है प्रोसेस फास्ट है, क्या है ना, एक्चुअली फास्ट प्रोसेस है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? तरह से स्लो प्रोसेस है। ये फास्ट है और वो स्लो है, लेकिन दोनों का क्या है? ज़रूरी है, ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल्स। तो वही चीज़ है, सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। ओवरऑल कहता है कि कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में है? ब्रेन की पावर है, मतलब CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को, मतलब ये चलाता है। आपकी जो ब्रेन है, हम लोग को नचाने वाला पार्ट कौन है? ब्रेन है। हम लोग को कहता है कि इसको उठाओ तो उठा लिए, इसको कहता है रखो तो रखो, इसको कहता है लिखो तो लिखो, हमको कहता है बैठना तो बैठो। तो मतलब हम इसके अंदर है, ब्रेन के अंदर सारा चीज़ है, समझ रहे बात? तो ये चीज़ है, तो इसके मतलब है, बात समझ में आ गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सारा ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन चाहिए, मिलजुल के ये काम करे तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अच्छा परफॉर्मेंस देने का मतलब है हमारा बॉडी क्या रहेगा? एक कंट्रोल में रहेगा, तरीके से रहेगा, नॉर्मल रहेगा, नियंत्रण में रहेगा, संयम में रहेगा। क्लियर? यही था आज का हमारा टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन क्लासेस। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि हमको इस चैप्टर में पढ़ने क्या है। सारांश आपको दे दिए, समरी दे दिया आपको पूरे चैप्टर्स का। ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है, दो केस पे, प्लांट्स और एनिमल के केस में। इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे किससे? CNS से। हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवर करेंगे। पहले पार्ट में ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद स्पाइनल कोड। चैनल पे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको शेयर जरूर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।